किस्से गलियारों के पेश करते हैं धर्मवीर भारती का लिखा लघु उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और यदि पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके 5 भाग आप पहले सुन चुके हैं। यदि नहीं सुने हैं तो पहले आप वो 5 भाग सुने। आज छठा भाग सुने। पांचवी दोपहर, काले बैंट का चाकू। अगले दिन दोपहर को जब हम सब लोग मिले तो एक अजब सी मनः स्थिति थी हम लोगों की। हम सब इस रंगीन रूमानी प्रेम के प्रति अपना मोह तोड़ नहीं पाते थे और दूसरी ओर उस पर हंसी भी आती थी। तीसरी ओर एक अजब सी गिलानी थी अपने मन में कि हम सब के ये किशोरावस्था के सपने कितने निस्सार होते हैं। और इन सभी भावनाओं का संघर्ष हमें एक अजीब सी झेप और झुंझलाहट, बल्कि उसे खिसियाहट कहना बेहतर होगा, की स्थिति में छोड़ गया था। लेकिन मानिक मुल्ला बिल्कुल निर्द्वंद भाव से प्रसन्नचित्त हम लोगों से हंस हंस कर बातें कर रहे थे और अलमारी तथा मेज पर से धूल झाड़ते जा रहे थे जो रात को आंधी के कारण जम जाती है। और ऐसा लगता था कि जैसे आदमी पुराने फटे हुए मोजों को कूड़े पर फेंक देता है, उसी तरह अपने उस सारे रूमानी भ्रम को, सारी ममता छोड़कर फेंक दिया है और उधर मुड़कर देखने का भी मोह नहीं रखा। सहसा मैंने पूछा, इस घटना ने तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा। मेरे इस प्रश्न से उनके चेहरे पर दो चार बहुत करुण रेखाएं उभर आईं, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुरता से अपनी मनः स्थिति छिपाते हुए कहा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई घटना ऐसी नहीं जो आदमी के अंतर मन पर गहरी छाप न छोड़ जाए। कम से कम अगर मेरे जीवन में ऐसा हो तो मेरी तो सारी जिंदगी बिल्कुल मरुस्थल हो जाए। शायद दुनिया की कोई चीज मेरे मन में कभी रस का संचार न कर सके। मैंने कहा। मानिक मुल्ला मेरी ओर देखकर हंसे और बोले, इसके ये मतलब है कि तुमने अभी तक न तो जिंदगी देखी है और न अभी अच्छे उपन्यास ही पढ़े हैं। ज्यादातर ऐसा हुआ भी है और ऐसा ही सुना गया है मित्रवण कि इस प्रकार की निष्फल उपासना के बाद फिर जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आती है जो बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से निम्नतर स्तर की होती है, पर जिसमें अधिक ईमानदारी, अधिक चरित्र, अधिक वफादारी और अधिक बल होता है। मसलन शरद चटर्जी के देवदास मुखर्जी ही को ही ले लो। पारो के बाद उन्हें चंद्रा मिली। इसी तरह के अन्य कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। मानिक मुल्ला को क्या तुम कम समझते हो? मालिक मुल्ला ने लिली के बाद गांधारी की तरह अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध लेने की कसम खा ली। लेकिन अच्छा होता कि पट्टी ही बांध लेता, क्योंकि लिली के बाद सत्ती का आकर्षण मेरे लिए शुभ नहीं हुआ और न उसके लिए। लेकिन वो बिल्कुल दूसरी धातु की थी, जमुना से भी अलग और लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र है उसकी कहानी भी। लेकिन मुल्ला भाई, मैं एक बात कहूंगा, अगर तुम बुरा न मानो तो। प्रकाश ने बात काटते हुए कहा, ये कहानियां जो तुम कहते हो बिल्कुल सीधे सीधे विवरण की भांति होती हैं। उनमें कुछ कथा शिल्प, कुछ काट छांट, कुछ टेक्निक भी तो होनी चाहिए। टेक्निक? हाँ, टेक्निक पर ज्यादा जोर वही देता है जो कहीं ना कहीं अपरिपक्व होता है, जो अभ्यास कर रहा है, जिसे उचित माध्यम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी टेक्निक पर ध्यान देना बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति है, बशर्ते वो अनुपात से अधिक न हो जाए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो कहानी कहने के दृष्टिकोण से फ्लाबेयर और मोपासा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें पाठक को अपने जादू में बांध लेने की ताकत है। वैसे उनके बाद चेखव कहानी के क्षेत्र में विचित्र व्यक्ति रहा है और मैं उसका लोहा मानता हूँ। चेखव ने एक बार किसी महिला से कहा था, कहानी कहना कठिन बात नहीं है। अगर कोई चीज मेरे सामने रख दे, ये शीशे का गिलास, ये एस्ट्रे, और कहे कि मैं इस पर कहानी कहूँ, थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबंध कितने लोगों के जीवन मुझे याद आ जाएंगे और ये चीज कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी।
मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए फौरन वो काले बेंट वाला चाकू ताक पर से उठाया और बीच में रखते हुए कहा, अच्छा, इसको सत्ती की कहानी का केंद्र बिंदु बनाइए। बनाइए? मानिक मुल्ला गंभीर होकर बोले, ये तो उसकी कहानी का केंद्र बिंदु है ही। जब मैं ये चाकू देखता हूँ तो कल्पना करता हूँ, इसके काले बेंट पर बहुत सुंदर फूल की पंखुड़ियाँ, जैसे गुलाबी नाखूनों वाली लंबी पतली उंगलियां आवेश से कांप रही हैं। एक चेहरा जो आवेश से आरक्त है, थोड़ी निराशा से नीला है और थोड़े डर से विवर्ण है। ये स्मृति चिन्ह है सत्ती का, जब वो अंतिम बार मुझे मिली थी और मैं आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सका था। उसके हाथ में यही चाकू था। उसके बाद उन्होंने सत्ती की जो कहानी बताई, उसे टेक्निक न निभाकर मैं संक्षेप में बताए देता हूँ। मानिक मुल्ला का कहना था कि वो लड़की अच्छी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसके रहन सहन में एक अजब सी विलासिता झलकती थी। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाली थी। वो हर आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलने बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। गली में चलते चलते गुनगुनाने रहती थी और अकारण ही लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन मानिक मुल्ला का कहना था कि वो लड़की बुरी भी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसके बारे में कोई वैसी अफवाह नहीं थी और सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर कोई उसकी तरफ ऐसी वैसी निगाह से देखता तो वो आंखें निकाल सकती है। उसकी कमर में एक काले बेंट का चाकू हमेशा रहा करता था। लोगों का ये कहना था कि उसका चाचा, जिसके साथ वो रहती थी, रिश्ते में उसका कोई नहीं है। वो असल में फतेहपुर के पास के किसी गांव का नाई है, जो सफ़र में ना पलटन में भर्ती होकर क्वेटा बलूचिस्तान की ओर गया था और वहाँ किसी गांव के नेस्त नाबूद हो जाने के बाद ये 3-4 बरस की लड़की उसे रोती हुई मिली थी, जिसे वो उठा लाया और पालने पोसने लगा था। बहुत दिनों तक वो लड़की उधर ही रही और अंत में उसका एक हाथ कट जाने के बाद उसे पेंशन मिल गई और वो आकर यहीं रहने लगा। एक हाथ कट जाने से वो अपना पुश्तैनी पेशा तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ आकर साबुन साजी शुरू कर दी और चमन ठाकुर का पहिया छाप साबुन न सिर्फ मोहल्ले में वरन चौक तक की दुकानों पर बेचा जाता था। चूंकि उसका एक हाथ कटा हुआ था, अतः 16-17 साल की अनिंद्य सुंदरी सत्ती साबुन जमाती थी। उसके टुकड़े उसी काले बेंट के चाकू से काटती थी, उन्हें दुकानदारों के यहाँ पहुँचाती थी और हर पखवाड़े के अंत में जाकर उसका दाम वसूल कर लाती थी। हर दुकानदार उसके सर पर बंधे रंग बिरंगे रूमाल, उसके बलूची कुर्ते और उसके चौड़े गरारे की ओर एक दबी निगाह डालता और दूसरे साबुनों के बजाय पहिया छाप साबुन दुकान पर रखता। ग्राहकों से उसकी सिफारिश करता और उसकी ये तमन्ना रहती कि कैसे सत्ती को पखवाड़े के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा कलदार दे सके। चमन ठाकुर कारखाने के बाहर खाट डालकर नारियल का हुक्का पीते रहते थे और सत्ती अंदर काम करती थी। श्रम ने सत्ती के बदन में एक ऐसा गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज, बातों में एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि जब उसे मानिक मुल्ला ने देखा तो उसके मन में लिली का अभाव बहुत हद तक भर गया और सत्ती के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। सत्ती से उनकी भेंट अजब ढंग से हुई। कारखाने के बाहर चमन और सत्ती मिलकर गंगा महाजन के यहाँ का देना पावना जोड़ रहे थे। चमन ने कुछ पढ़ा लिखा था, वो भूल चुके थे। सत्ती ने थोड़ा पढ़ा था, पर यह हिसाब काफी जटिल था। उधर मानिक मुल्ला दही लेकर घर जा रहे थे कि दोनों को हिसाब पर झगड़ते देखा। सत्ती सिर झटकती थी तो उसके कानों के दोनों बुंदे चमक उठते थे और हंसती थी तो मोती से दांत चमक जाते थे। मुड़ती थी तो कंचन सा बदन झलमला उठता था और सिर झुकाती थी तो नागिन सी अलकें झूल जाती थी। अब अगर मानिक मुल्ला के कदम धरती से चिपक ही गए हैं तो इसमें मानिक मुल्ला का कौन कसूर। इतने में चमन ठाकुर बोले, जय राम जी की भैया।
और उनके कटे हुए दाएं हाथ ने जुम्बिस खाई और फिर लटक गया। सत्ती हंसकर बोली, लो, जरा हिसाब जोड़ दो मानिक बाबू। और मानिक बाबू भाभी के लिए दही ले जाना भूलकर इतनी देर तक हिसाब लगाते रहे कि भाभी ने खूब डांटा। लेकिन उस दिन से अक्सर उनके जिम्मे सत्ती का हिसाब जोड़ना आता रहा और गणित शास्त्र में एकाएक उनकी जैसे दिलचस्पी बढ़ गई। उसे देखकर ताज्जुब होता था। मानिक मुल्ला की गिनती पता नहीं क्यों सत्ती अपने मित्रों में करने लगी। एक ऐसा मित्र जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। एक ऐसा मित्र जिसे सभी साबुन के नुस्खे निसंदेह बताए जा सकते थे, जिसके बारे में पूरा भरोसा था कि वो साबुन के नुस्खों को दूसरी कंपनी वालों को नहीं बता देगा। जिस पर सारा हिसाब छोड़ा जा सकता था, जिससे ये भी सलाह ली जा सकती थी कि हर धन स्टोर्स को माल उधार दिया जा सकता है या नहीं। मानिक के आते ही सत्ती सारा काम छोड़कर उठ आती, दरी बिछा देती, जमे हुए साबुन के थाल ले आती और कमर से काला चाकू निकालकर साबुन की सलाखें काटती जाती और मानिक को दिन भर का सारा दुख सुख बताती जाती। किस बनिए ने बेईमानी की, किसने सबसे ज़्यादा साबुन बेचा, कहाँ किराने की नई दुकान खुली है, वगैरह वगैरह। मानिक मुल्ला उसके पास बैठकर एक अजब सी बात महसूस करते थे। इस मेहनत करने वाली स्वाधीन लड़की के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो न पढ़ी लिखी भावुक लिली में था और न अनपढ़ी दमित मन वाली जमुना में था। इसमें सहज स्वस्थ ममता थी जो हमदर्दी चाहती थी, हमदर्दी देती थी, जिसकी मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के दुख सुख, श्रम और उल्लास में हाथ बटाना। उसमें कहीं से कोई गांठ, कोई उलझन, कोई भय, कोई दमन, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। उसका मन खुली धूप की तरह स्वच्छ था। अगर उसे लिली की तरह थोड़ी शिक्षा भी मिली होती तो सोने में सुहागा होता। मगर फिर भी उसमें जो कुछ था वो मानिक मुल्ला को आकाश के सपनों में विहार करने की प्रेरणा नहीं देता था, न उन्हें विकृतियों की अंधेरी खाइयों में गिराता था। वो उन्हें धरती पर सहज मानवीय भावना से जीने की प्रेरणा देती थी। वो कुछ ऐसी भावनाएं जगाती थी जो ऐसी ही कोई मित्र संगिनी जगा सकती थी, जो स्वाधीन हो, जो साहसी हो, जो मध्य वर्ग की मर्यादाओं के शीशों के पीछे सजी हुई गुड़िया की तरह बेजान और खोखली न हो, जो सृजन और श्रम में सामाजिक जीवन में उचित भाग लेती हो, अपना उचित देती हो। मेरा ये मतलब नहीं कि मानिक मुल्ला उसके पास बैठकर ये सब चिंतन किया करते थे। नहीं, ये तो उस परिस्थिति का मेरा अपना विश्लेषण है। वैसे मानिक मुल्ला को तो वो केवल बहुत अच्छी लगती थी और उन दिनों मानिक मुल्ला का मन पढ़ने में भी लगने लगा, काम करने में भी, और उनका वजन भी बढ़ गया और उन्हें भूख भी खुलकर लगने लगी। वे कॉलेज के खेलों में भी हिस्सा लेने लगे। मानिक मुल्ला ने जरा झेंपते हुए ये भी स्वीकार किया कि उनके मन में सत्ती के लिए बहुत आकर्षण जाग गया था और अक्सर सत्ती की हाथी दांत सी गर्दन को चूमते हुए उसके लंबे झूलते बुंदों को देखकर उनके होंठ कांपने लगते थे और माथे की नसों में गर्म खून जोर से सूरज का सातवां घोड़ाने लगता था। पर सारी मित्रता के बावजूद कभी सत्ती के व्यवहार में उसे जमुना सी कोई बात नहीं दिखाई पड़ी। मानिक की निगाह जब उसके झूलते हुए बुंदों पर पड़ती और उनका माथा गर्म हो जाता, तभी उनकी निगाह सत्ती की कमर पर झूलते हुए चाकू पर भी पड़ती और माथा फिर ठंडा हो जाता, क्योंकि सत्ती उन्हें बता चुकी थी कि एक बार एक बनिए ने साबुन की सलाखें रखवाते हुए, साबुन तो क्या, मैं साबुन वाली को भी दुकान पर रख लूं। तो सत्ती ने फौरन चाकू खोलकर कहा, मुझे अपनी दुकान पर रख और ये चाकू अपनी छाती में रख कमीने। तो सेठ ने सत्ती के पांव छूकर कसम खाई कि वो तो मजाक कर रहा था, वरना वो तो अपनी पहली ही सेठानी नहीं रख पाया। वही दरबान के साथ चली गई। अब भला सत्ती को क्या रखेगा। इसी घटना को याद कर मानिक मुल्ला कभी कुछ नहीं कहते थे, पर मन ही मन एक अव्यक्त करुण उदासियां उनकी आत्मा पर छा गई थी।
और उन दिनों वे कुछ कविताएं भी लिखने लगे थे जो बहुत करुण विरह गीत होती थी, जिनमें कल्पना कर लेते थे कि सत्ती उनसे दूर कहीं चली गई है। और फिर वे सत्ती को विश्वास दिलाते थे कि प्रिय, तुम्हारे प्रणय का स्वप्न मेरे हृदय में पल रहा है और सदा पलता रहेगा। कभी कभी वे बहुत व्याकुल होकर लिखते थे, जिसका भावार्थ होता था कि मेघों की छाया में तो अब मुझसे त्रसित नहीं रहा जाता, आदि आदि। सारांश ये कि वे जो कुछ सत्ती से नहीं कह पाते थे उसे गीतों में बांध डालते थे। पर जब कभी सत्ती के सामने उन्होंने उसे गुनगुनाने का प्रयास किया तो सत्ती हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, तुमने बन्ना सुना है, सांझी सुनी है? और तब वो मोहल्ले में गाए जाने वाले गीत इतनी दर्द भरी आवाज में गाती थी कि मानिक मुल्ला भाव विभोर हो उठते थे और अपने गीत उन्हें कृत्रिम और शब्दांबर पूर्ण लगने लगते थे। ऐसी थी सत्ती, सदैव निकट, सदैव निकट, सदैव दूर, अपने में एक स्वतंत्र सत्य, जिसके साथ मानिक मुल्ला के मन को संतोष भी मिलता था और आकुलता भी। कभी कभी वे सोचते थे कि अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से लिख डालें, और वे कभी कभी पत्र लिखते भी थे, बहुत लंबे लंबे और बहुत मधुर। यहाँ तक कि अगर वे बचे होते तो उनकी गणना नेपोलियन और सीजर के प्रेम पत्रों के साथ की जाती। मगर जब उसमें आत्मा की ज्योति, चांद की राजकुमारी आदि वे लिख चुकते तो उन्हें ख्याल आता कि ये भाषा तो बेचारी सत्ती समझती नहीं, और जो भाषा उसकी समझ में आती थी उसका व्यवहार करने पर कमर में लटकने वाले काले चाकू की तस्वीर दिमाग में आ जाती थी। अतः उन्होंने वे सब खत फाड़ डाले। उसी बीच में सत्ती की ममता मानिक के प्रति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई, और जब जब मानिक मुल्ला कहीं जाते, बाहर बैठा हुआ चमन ठाकुर अपना कटा हाथ हिलाकर इन्हें सलाम करता, हंसता और पीठ पीछे इन्हें बहुत खूनी निगाह से देखकर दांत पीसता और पैर पटक कर हुक्के के अंगारे कुरेदता। सत्ती मानिक के खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहन सहन में बहुत दिलचस्पी लेती और बाद में अपनी अड़ोसिन पड़ोसिन से बतलाती कि मानिक 12वें दर्जे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद बड़े लाट के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल जाएगी। और हमेशा मानिक को याद दिलाती रहती कि पढ़ने में ढिलाई मत करना। पर एक बात अक्सर मानिक देखते थे कि सत्ती अब कुछ उदास सी रहने लगी है, और कोई ऐसी बात है जो ये मानिक से छिपाती है। मानिक ने बहुत पूछा पर उसने नहीं बताया। पर वो अक्सर चमन ठाकुर को झिड़क देती थी। राह में उसकी चिलम पड़ी रहती थी तो उसे ठोकर मार देती थी। खुद कभी हिसाब न करके उसके सामने कापी और वसूली के रुपए फेंक देती थी। चमन ठाकुर ने एक दिन मानिक से कहा कि मैं अगर इसे न लेकर पालता पालता पोसता तो इसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खा गए होते। और यही जब मानिक ने सत्ती से कहा तो वो बोली, चील और गिद्ध खा गए होते तो वो अच्छा होता, बजाय इसके कि ये राक्षस उसे नोच खाए। मानिक ने सशंकित होकर पूछा तो वो बहुत झल्ला कर बोली, ये मेरा चाचा बनता है, इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था, इसकी निगाह में खोट आ गया है। पर मैं डरती नहीं, ये चाकू मेरे पास हमेशा रहता है। और उसके बाद उन्होंने सत्ती को पहली बार रोते देखा, और वो अनाथ, मेहनती और निराश्रित लड़की फूट फूट कर रोई और उन्हें कई घटनाएं बताईं। ये सुनकर मानिक मुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर वे बहुत व्यथित हुए, और ये जानकर कि ऐसा भी हो सकता है उनके मन पर बहुत धक्का लगा। उस दिन शाम को उनसे खाना नहीं खाया गया, और ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए कि ये जिंदगी इतनी गंदी और विकृत क्यों है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सत्ती और चमन ठाकुर में कटुता बढ़ती ही गई। साबुन का रोजगार भी ठंडा होता गया, और अक्सर मानिक के जाने पर सत्ती रोती हुई मिलती और चमन ठाकुर चीखते गरजते हुए मिलते। वे रिटायर्ड सोल्जर थे, अतः कहते थे, शूट कर दूंगा तुझे, संगीन से दो टुकड़े कर दूंगा, तूने समझा क्या है, आदि आदि।
सत्ती के चेहरे पर थोड़ी खुशी उस दिन आई जिस दिन उसे मालूम हुआ कि मानिक 12वां दर्जा पास हो गए हैं। उसने उस दिन महीनों बाद पहली बार चमन ठाकुर से जाकर 2 रुपए मांगे। एक की मिठाई मंगाई और दूसरे से फूल बतासे चंडी के चौतरे पर चढ़ा आई। पर उस दिन मानिक आए ही नहीं। जिस दिन मानिक आए, उस दिन उसे ये जानकर बड़ी निराशा हुई कि मानिक नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि पढ़ेंगे। हालांकि भैया भाभी ने साफ मना कर दिया है कि अब जमाना बुरा है और वे मानिक का खर्चा नहीं उठा सकते। सत्ती की राय भैया भाभी के साथ थी, क्योंकि वो अपनी आंख से मानिक को बड़े लाट के दफ्तर में देखना चाहती थी। पर जब उसने मानिक की इच्छा पढ़ने को देखी, तो कहा, उदास मत हो। अगर मैं यहीं रही तो मैं तुम्हें रुपए दे दिए करूंगी, अगर नहीं रही तो देखा जाएगा। मानिक मुल्ला ने घबरा कर पूछा, कहाँ जाओगी तुम? तो सत्ती ने एक और बात बताई जिससे मानिक स्तब्ध रह गए। महेसर दलाल यानी जमुना वाले तन्ना का पिता अक्सर आया करता था, और चूंकि दलाल होने के नाते उसकी सुनारों और सर्राफों से काफ़ी जान पहचान थी, अतः वो गिलट के कड़े और पायल पर पॉलिश कराकर चांदी के गहनों पर नकली सुनहरा पानी चढ़वा कर लाता था और सत्ती को देने की कोशिश करता था। जब मानिक मुल्ला ने पूछा कि चमन ठाकुर कुछ नहीं कहते, तो बोली कि रोजगार तो पहले ही चौपट हो चुका है। चमन गांजा और दारू खूब पीता है। महेसर दलाल उसे रोज नए नोट ला कर देते हैं, रोज उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को वो पिए हुए आता है और ऐसी बकवाते बकता है कि सत्ती अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और रात भर डर के मारे उसे नींद नहीं आती। इतना कहकर वो रो पड़ी और बोली, सिवा मानिक के उसका कोई अपना नहीं है और मानिक भी उसे कोई रास्ता नहीं बताते। मानिक उस दिन बहुत ही व्यथित हुए और इस दिन उन्होंने एक बहुत ही करुण कविता लिखी और उसे लेकर किसी स्थानीय पत्र में देने ही जा रहे थे कि रास्ते में सत्ती मिली। वो बहुत घबराई हुई थी और रोते रोते उसकी आंखें सूज आई थीं। उसने मानिक को रोक कर कहा, तुम मेरे यहाँ मत आना। चमन ठाकुर तुम्हारा कत्ल करने पर उतारू है। 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तुम्हें मेरी मांग की कसम है, तुम फिक्र न करना। मेरे पास चाकू रहता है और फिर कोई मौका पड़ा तो तुम तो हो ही। जानते हो, वो बूढ़ा पोपला महेसरा मुझसे ब्याह करने को कह रहा है। मानिक का मन बहुत व्याकुल हो रहा था। कई बार उन्होंने चाहा कि सत्ती की ओर जाए, पर सच बात है कि नशेबाज चमन का क्या ठिकाना। एक ही हाथ है, पर सिपाही का हाथ ठहरा। इस बीच में एक बात और हुई। ये सारा किस्सा मानिक मुल्ला के नाम के साथ बहुत नमक मिर्च के साथ फैल गया और मोहल्ले की कई बूढ़ियों ने आकर बीजा छीलते हुए मानिक की भाभी को कहानी बताई और ताकीद की कि उसका ब्याह कर देना चाहिए। कई ने तो अपने नातेदारों की सुंदर सुशील लड़कियां तक बताईं। भाभी ने थोड़ी अपनी तरफ से भी जोड़कर भैया से पूरा किस्सा बताया और भैया ने दूसरे दिन मानिक को बुलाकर समझाया कि उन्हें मानिक पर पूरा विश्वास है, लेकिन मानिक अब बच्चे नहीं हैं। उन्हें दुनिया को देखकर चलना चाहिए। इन छोटे लोगों को मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं। ये सब बहुत गंदे और कमीने किस्म के होते हैं। मानिक के खानदान का इतना नाम है। मानिक अपने भैया के स्नेह पर बहुत रोए और उन्होंने वायदा किया कि अब वे इन लोगों से नहीं घुले मिलेंगे। 2-3 बार सत्ती आई, पर मानिक मुल्ला अपने बाहर से घर से बाहर नहीं निकले और कहला दिया कि नहीं है। मानिक अक्सर जमुना के यहाँ जाया करते थे और एक दिन जमुना के दरवाजे पर सत्ती मिली। मानिक कुछ नहीं बोले तो सत्ती रोकर बोले, नसीब रूठ गया तो तुमने भी साथ छोड़ दिया। क्या गलती हो गई मुझसे? मानिक ने घबराकर चारों ओर देखा। भैया के दफ्तर से लौटने का वक्त हो गया था। सत्ती उनकी घबराहट समझ गई। क्षण भर उनकी ओर बड़ी अजीब निगाह से देखती रही, फिर बोली, घबराओ न मानिक, हम जा रहे हैं। और आंसू पहुंचकर धीरे धीरे चली गई। उन्हीं दिनों भाभी और मानिक के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि भाभी भैया साफ साफ कह चुके थे कि मानिक को अब कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पर मानिक पढ़ना चाहते थे।
भाभी ने एक दिन जब बहुत जली कटी सुनाई तो मानिक उदास होकर एक बाग में जाकर बरगद के नीचे बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी ने पुकारा तो देखा सामने सत्ती, बिल्कुल शांत, मुर्दे की तरह सफेद चेहरा, भावहीन जड़ आंखें। आई और आकर पांवों के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, आखिर जो सब चाहते थे वो हो गया। मानिक के पूछने पर उसने बताया कि कल रात को चमन ठाकुर के साथ महेसर दलाल आया। दोनों बड़ी रात तक बैठकर शराब पीते रहे। सहसा महेसर ने बहुत से रुपयों की थैली लेकर चमन उठकर बाहर चला गया और महेसर आकर सत्ती से ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर सत्ती का तन बदन सुलगने लगा और सत्ती बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी तो देखा चमन ठाकुर उसे बाहर से बंद करके चला गया है। सत्ती ने फौरन अपना चाकू निकाला और महेसर दलाल को एक धक्का दिया तो महेसर दलाल लुढ़क गए। एक तो बूढ़े, दूसरे शराब में चूर और सत्ती जो चाकू लेकर उनकी गर्दन पर चढ़ बैठी तो उनका सारा नशा काफूर हो गया और बोले, मार डाल मुझे, मैं उफ न करूंगा, मैं तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, लेकिन मैंने नकद 500 रुपया दिया है, मैं बाल बच्चेदार आदमी मर जाऊंगा। और उसके बाद हिचकियां भर भर कर रोने लगा और फिर उसने वो कागज दिखाया जिस पर चमन ठाकुर ने 500 पर उसके साथ सत्ती को भेजने की शर्त की थी। और महेसर रोने लगा और सत्ती के जैसे किसी ने प्राण खींच लिए हों। महेसर के हाथ पांव फूल गए। फिर महेसर दलाल ने समझाया कि अब तो कानूनी कार्रवाई हो गई है, फिर महेसर दलाल सुख से रहेगा, वगैरह वगैरह। पर सत्ती जड़ मुर्दे सी पड़ी रही। उसे याद नहीं महेसर ने क्या कहा, उसे याद नहीं क्या हुआ। सत्ती चुपचाप नीची निगाहें किए नखों से धरती खोदती रही और फिर मानिक की ओर देखकर बोली, महेसर ने आज ये अंगूठी दी है। मानिक ने हाथ में लेकर देखा तो मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, असली है। मानिक चुप हो रहे। सत्ती ने थोड़ी देर बाद पूछा कि मानिक उदास क्यों है तो मानिक ने बताया कि भाभी से पढ़ाई के बारे में चकचक हो गई है। तो सत्ती ने अंगूठी निकालकर फौरन मानिक के हाथ में रख दी और कहा कि इससे वो फीस जमा कर दे, आगे की बात सत्ती के हाथ में छोड़ दे। मानिक ने इसे स्वीकार किया तो क्षण भर सत्ती चुप रही। फिर सहसा बोली, मैं समझ गई, अब तुम मुझसे कुछ नहीं लोगे। पर बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई भी तो कुछ नहीं बताता। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई रास्ता। तुम जो कहोगे मैं हर तरह से तैयार हूँ। और सचमुच सत्ती जो अब तक पत्थर की तरह निष्प्राण बैठी थी, पांव पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। मानिक घबरा कर उठे और उसने पांवों पर सिर रख दिया और इतना रोई कि कुछ पूछो मत। पर मानिक ने कहा कि अब उन्हें देर हो रही है तो वो चुपचाप उठी और चली गई। एक बार फिर वो मिली और मानिक उस दिन भी उदास थे क्योंकि जुलाई आ गई थी और उनके दाखिले का कुछ निश्चय ही नहीं हो पा रहा था। सत्ती ने बहुत इसरार करके मानिक को रुपए दिए ताकि उनका काम न रुके और फिर बहुत बिलक बिलक कर रोई और कहा कि उसकी जिंदगी नरक हो गई है, उसे कोई राह नहीं बताता। मानिक मुल्ला ने सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा तो वो चुप हो गई और पूछने लगी कि मानिक को उसकी बातें बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि मानिक के अलावा और कोई नहीं है जिससे वो अपना दुख कह सके और मानिक से न जाने क्यों वो कोई बात नहीं छिपा पाती है और उनसे कह देने पर उसका मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि कम से कम एक आदमी ऐसा है जिसके आगे उसकी आत्मा निष्पाप और अकलुष है। मानिक के सामने कोई रास्ता नहीं था और सच तो ये है कि भैया का कहना भी उन्हें ठीक लगता था कि मानिक का और इन लोगों का क्या मुकाबला, दोनों की सोसाइटी अलग, मर्यादा अलग। पर मानिक मुल्ला सत्ती से कुछ कह भी नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी जारी रखनी थी और इसी अंतर्द्वंद के कारण उनके गीतों में गहन निराशा और कटुता आती जा रही थी। और फिर एक रात एक अजब सी घटना हुई। मानिक मुल्ला सो रहे थे
कि सहसा किसी ने उन्हें जगाया और उन्होंने आंखें खोलकर सामने देखा। सत्ती, उसके हाथ में चाकू था। उसकी लंबी पतली गुलाबी उंगलियों में चाकू कांप रहा था। चेहरा आवेश से आरक्त, निराशा से नीला, डर से विवर्ण। उसकी बगल में एक छोटा सा बैग था जिसमें गहने और रुपए भरे थे। सत्ती मानिक के पांव पर गिर पड़ी और बोली, किसी तरह चमन ठाकुर से छूट कर आई हूं। अब डूब मरूंगी पर वहां नहीं लौटूंगी। तुम कहीं ले चलो, कहीं। मैं काम करूंगी, मजदूरी कर लूंगी। तुम्हारे भरोसे चली आई हूं। मालिक का ये हाल कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। कविता उविता तो ठीक है, पर ये इल्लत मानिक कहाँ पालते। और फिर भैया ठहरे भैया और भाभी उनसे 7 कदम आगे। मानिक की सारी किस्मत बड़े पतले तागे पर झूल रही थी। पर आखिर दिमाग मानिक मुल्ला का ठहरा। खेल ही तो गया। फौरन बोले, अच्छा बैठो सत्ती, मैं अभी चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। और इधर पहुंचे भैया के पास। चुपचाप 2 वाक्यों में सारी स्थिति बता दी। भैया बोले, उसे बिठाओ, मैं चमन को बुला लाऊं। मानिक गए और सत्ती जितना इसरार करे जल्दी निकल चलने को कि कहीं महेसर दलाल या चमन ही ना पहुंचे, उतना मानिक किसी न किसी बहाने टालते जाएं। और जब सत्ती ने चाकू चमकाकर कहा कि अगर नहीं चलोगे तो आज या तो मेरी जान जाएगी या और किसी की, तो मानिक का रोम रोम थर्रा उठा और मन ही मन मानिक भैया को स्मरण करने लगे। सत्ती उनसे पूछती रही, कहाँ चलोगे, कहाँ ठहरोगे, कहाँ नौकरी दिलाओगे। मैं अकेली नहीं रहूंगी। इतने में एक हाथ में लाठी लिए महेसर और एक में लालटेन लिए चमन ठाकुर आ पहुंचे और पीछे पीछे भैया और भाभी। सत्ती देखते ही नागिन की तरह उछलकर कोने में चिपक गई और क्षण भर में ही स्थिति समझकर चाकू खोलकर मानिक की ओर लपकी। दगाबाज, कमीना! पर भैया ने फौरन मानिक को खींच लिया। महेसर ने सत्ती को दबोचा और भाभी चीख कर भागी। उसके बाद कमरे में भयानक दृश्य रहा। सत्ती काबू में ही न आती थी। पर जब चमन ठाकुर ने अपने एक ही फौजी हाथ से पटरा उठाकर सत्ती को मारा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी अवस्था में सत्ती का चाकू वहीं छूट गया और उसके गहनों का बैग भी पता नहीं कहाँ गया। मानिक का अनुमान था कि भाभी ने उसे सुरक्षा के ख्याल से ले जाकर अपने संदूक में रख लिया था। बेहोश सत्ती को भैया और महेसर उठाकर उसके घर पहुंचा आए और मानिक मुल्ला के डर के मारे भैया के कमरे में सोए। दूसरे दिन चमन ठाकुर के घर पर काफी जमाव था, क्योंकि घर खुला पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था और चमन ठाकुर तथा सत्ती दोनों गायब थे। और बहुत सुबह उठकर जो बुढ़ियां गंगा नहाने जाती हैं, उनका कहना था कि एक तांगा इधर से गया था जिस पर कुछ सामान लदा था। चमन ठाकुर बैठा था और आगे की सीट पर सफेद चादर से ढका कोई सो रहा था, जैसे लाश हो। लोगों का कहना था कि चमन और महेसर ने मिलकर रात को सत्ती का गला घोंट दिया।